ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेमा 1999। इसमें बस उड़ा उड़ा के जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट जो है वही करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल से बहुत गैप है, 6 मार्क्स का आता है बस। ठीक है, सबसे पहले पर्पस देख लेते हैं। एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, दो ऑब्जेक्टिव है। पहला, टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। दूसरा, फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया, फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसका मीनिंग्स देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मीनिंग देखते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो ऑल्टर करता है एसेट्स या लाइबिलिटीज, इंक्लूडिंग कंटीजेंट लाइबिलिटीज, आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर कोई एसेट लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया है उसको ऑल्टर करते हैं, या फिर पर्सनल रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का कोई इंडिया का एसेट या लाइबिलिटी ऑल्टर करता है, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ऐसा सारा ट्रांजैक्शन जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ये लोग स्पेसिफिकली कुछ ट्रांजैक्शंस को बोले कि ये हमेशा करंट ही होगा। वो क्या क्या है? सबसे पहले, कोई भी ऐसा पेमेंट जो फॉरेन ट्रेड या बिजनेस या कोई भी शॉर्ट टर्म बैंकिंग लोन या कुछ भी होना चाहिए नॉर्मल ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ। कोई भी पेमेंट कोई इंटरेस्ट का लोन्स के ऊपर या कोई इनकम इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ, इंडिया के बाहर से मतलब ऑफ कोर्स। और कोई भी रेमिटेंस फॉर खर्चा ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड, या फिर कोई भी खर्चा विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन ट्रैवल या एजुकेशन या मेडिकेयर, मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन, ये सब हो गया करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये चारों स्पेसिफिकली बोला है, और इन जनरली बोला है कि जो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ। अब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब हुआ कोई भी ऐसा पर्सन जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज रहा है, मोर देन 182 डेज रहा है। लेकिन कुछ लोगों में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे कि इन लोगों को कुछ केसेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर जा चुका है या फिर इंडिया के बाहर है, किस लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस या वोकेशन के लिए, या फिर कोई अनंत काल अनसर्टेन पीरियड के लिए, ऐसा कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो जिससे उसका इंटेंशन ये हो जाए कि वो अनसर्टेन पीरियड के लिए बाहर जा चुके हैं, तब उसका नहीं देखेंगे पिछले साल था कि नहीं था, वो जा चुके हैं मतलब वो खत्म, वो नहीं है अब। अच्छा, अगर कोई पर्सन इंडिया में आया है सिर्फ इसी काम के लिए, तो वो भी नहीं गिना जाएगा 182 डेज के लिए। लेकिन ऐसा कोई भी पर्सन जो इंडिया में आके रह रहा है, वही इन सब पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस वोकेशन के लिए या उसके लिए अनसर्टेन पीरियड के लिए आके रह रहा है, तब वो मान लिया जाएगा कि वो हाँ आज से वो पीआरआई हो गया है। ये नहीं देखेंगे पिछला साल वो था कि नहीं था। ये सब था इंडिविजुअल के लिए। अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कि कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या कंपनी है, तो रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में। कोई बीओए है तो फिर वो ऐसा कंट्रोल इंडिया में है तो कंट्रोल बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, तब वो बीओए हो जाएगा, पीआरआई। अगर कोई बीओए आउटसाइड इंडिया है तो फिर वो कंट्रोल बाय इंडिया होना चाहिए, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तब वो सर्टेन बीओए हो जाएगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। बीओए मतलब क्या हुआ? बीओए मतलब कोई भी ऐसा ब्रांच या ऑफिस या एजेंसी, कोई भी ऐसा मतलब दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन का ब्रांच या ऑफिस या एजेंसी को देखने के लिए देखा जाएगा। ये सब हो गए पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। फिर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि पीआरआई नहीं है, वो हो जाएगा पीआरओआई। ठीक है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कि सिटीजनशिप मैटर नहीं करता है। अच्छा, ये जो स्टेटस है, दिस इज नॉट फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, ये कोई पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि वो बंदा साल का पहला 3 महीना पीआरआई था, फिर अचानक से कहीं बाहर चल गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उस डेट से जिस डेट से बाहर गया उसके बाद से वो पीओआरआई बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ पर्सन टू रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज टू बी कंसिडर्ड एज पीआरआई? नो, क्योंकि वो इस साल के बीच में रहने लगे तो भी उसको मान सकते हैं, तो फिर हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट हायर स्टडी के लिए बाहर जा रहा है तो वो पीआरओआई बन जाएगा। इसके बाद सेक्शन 3, ये लोग जनरली मोटा मोटा ऊपर में बड़ा सा लिख दिया है कि डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, नो पर्सन
मतलब PRI भी PRI भी विल डील इन फॉर नो पर्सन विल डील इन फॉरेन एक्सचेंज या डील इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज टू एनी पर्सन अदर देन एन AP। AP मतलब क्या हो गया? ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन मतलब कोई भी वही ऑथराइज पर्सन जिसको सरकार दिया हुआ है, वो उसका डेफिनेशन अलग है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। समझ लो कोई भी ऑथराइज डीलर या मनी चेंजर या ऑफशोर बैंकिंग यूजर या फिर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्टर, कुछ भी ऐसा, ठीक है। और कोई भी PRI शैल नॉट, नो पर्सन शैल मेक एनी पेमेंट टू या फॉर क्रेडिट ऑफ PRI। कोई भी बंदा इंडिया के बाहर का विल नॉट मेक पेमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ PRI। अच्छा, कोई भी ऐसा पर्सन विल नॉट रिसीव नॉट रिसीव एनी पेमेंट फ्रॉम PROI अदरवाइज थ्रू एन AP अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज पर्सन। वो डायरेक्टली नहीं लेगा, AP के थ्रू ही ले सकता है। जब कोई भी पर्सन विल नॉट एंटर इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर एन एक्विजिशन ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया। बाहर कुछ खरीद रहे तो इंडिया में ट्रांजैक्शन उसका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मत घुसो। अच्छा, कोई भी जो फॉरेन सॉरी ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही किसी से पैसा ले सकता है, उसमें एक स्टार मार्क है कि अगर वेयर सच पेमेंट इज रिसीव्ड विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग इनवर्ड रेमिटेंस it shall be deemed to be received through person other than authorized person। इसका मतलब कि अगर वो कोई इनवर्ड रेमिटेंस के को कॉरस्पॉन्ड करते, कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्ड रेमिटेंस के साथ आता है, तो फिर वो मान लिया जाएगा कि AP के थ्रू है। उसके बिना आता है तो ही बोलेंगे कि वो AP के बिना आ रहा है। अच्छा, हाउएवर द अबव रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शंस में बी कैरिड डाउन। ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिस्ट्रिक्ट किया गया वो कर सकते हैं अगर इस एक्ट या रूल्स में लिखा है। जनरली मना कर दिया नहीं कर सकते, इसके नीचे बताएंगे क्या 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 कैसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर वो एक्ट में लिखा है, रूल्स में लिखा है, रेगुलेशन में लिखा है तो हाँ कर सकते हैं, या फिर RBI का स्पेशल या जनरल परमिशन लेने के बाद भी कर सकते हैं। अच्छा, इस सेक्शन के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने मना किया गया था। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा पेमेंट टू या क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन या रिसीविंग पेमेंट फॉर या ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन या ड्रॉ इशू एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज या एक्नॉलेज एनी डेट, ठीक है। फॉर दिस पर्सन ऑल्सो रेगुलेशन of inflow and outflow of foreign exchange is regulated manner through authorized persons only, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 4 होल्डिंग ऑफ एनी फॉरेन एक्सचेंज। अगर इस एक्ट में कहीं भी अलाउ कर दिया है, उसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया PRI शैल नॉट होल्ड, एक्वायर, ओन या पोजेस या ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज या इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। होल्ड, ओन, पोजेस, एक्वायर, ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड आउटसाइड इंडिया। वो था सेक्शन 4। अब है सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में समझ लो कि ये सारा जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है उसको लेके क्या क्या नियम है, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशन है, वो देखते हैं। इसको 3 शेड्यूल में बांटा हुआ है। शेड्यूल किसका है? शेड्यूल रूल्स का शेड्यूल है, ठीक है। तो रूल्स का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फिर उसके बाद अंडर ब्रैकेट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल्स 2000। एक्ट 1999 का, रूल्स 2000 का, इसका 3 शेड्यूल है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अंडर ब्रैकेट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ब्रैकेट क्लोज रूल्स 2000 का 3 शेड्यूल है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 डील करता है प्रोहिबिशन से, शेड्यूल 2 डील करता है अप्रूवल लेने के बाद ही। शेड्यूल 1 में पूरा प्रोहिबिशन है, शेड्यूल 2 और 3 में रिस्ट्रिक्शन है। 2 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिए और शेड्यूल 3 में RBI का अप्रूवल चाहिए विद सम मॉनेटरी लिमिट्स। उसको लिबराइज रेमिटेंस स्कीम बोलते हैं। सबसे पहले शेड्यूल 1 में ये सारा चीज टोटली प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। क्या क्या चीज? जल्दी जल्दी। सबसे पहले लॉटरी का कोई भी विनिंग रेमिटेंस आउट, ठीक है। कोई भी रेमिटेंस ऑफ इनकम या रेसिंग ऑफ हॉर्सेस या फिर कोई भी अदर हॉबी का ऐसा कुछ भी। फिर रेमिटेंस ऑफ परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स या बैंड मैगजीन्स या फिर फुटबॉल पूल्स या फिर स्वीप स्टेक्स, ये भी मतलब बाहर का इंडिया में लाना। या फिर इसके बाद पेमेंट ऑफ एनी कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज। अपना कोई भी जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडी बाहर में है तो उसका कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, उसको कोई एक्सपोर्ट दे रहे तो उसको कोई कमीशन हम लोग नहीं दे सकते, इंडिया का कोई कंपनी नहीं दे सकता। द रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल है। कोई डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है जिस कंपनी पे, तो वो कोई डिविडेंड का रेमिटेंस भी नहीं कर सकता। अगर ठीक है, फिर कमीशन एक और, एक्सपोर्ट कमीशन एक और है कि अगर कोई रुपी स्टेट क्रेडिट रूट
के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर कमीशन अलाउड नहीं है। लेकिन 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 अगर चाय सुट्टा टी टोबैको का कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें 10% 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू तक का कमीशन अलाउड है। कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन्स में भी प्रोहिबिटेड है। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट, नसरस नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट इनकम हो रहा है तो उसका भी रेमिटेंस पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन है। दिस वॉज शेड्यूल 1। एक बार फिर से, लॉटरी पे, लॉटरी टिकट्स, बैंड मैगजीन, फुटबॉल पूल, स्वीपस्टेक्स पे, कोई भी रेसिंग उस दिन का इनकम, ये सब का भी रेमिटेंस पे, ठीक है। इसके बाद दो कमीशन है, एक्सपोर्ट कमीशन। अगर कोई इंडिया का अपना खुद का जॉइंट वेंचर या होल्डी ओन सब्सिडरी पे एक्सपोर्ट पे कमीशन ले रहे तो अलाउड नहीं है। अगर कोई रुपी स्टेट क्रेडिट रूट पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर भी कमीशन अलाउड नहीं है। लेकिन चाय सुट्टा का बिजनेस पे 10% का इनवॉइस वैल्यू का कमीशन अलाउड है। कोई भी डिविडेंड का रेमिटेंस अलाउड नहीं है अगर उस कंपनी पे डिविडेंड बैलेंसिंग का नियम एप्लीकेबल है। कॉल बैक सर्विसेज पे अलाउड नहीं है। और कोई अगर नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट इनकम हो रहा है तो उस पर भी रेमिटेंस अलाउड नहीं है। दिस वॉज शेड्यूल 1। नाउ शेड्यूल 2, इस पे रेस्ट्रिक्शंस है, मतलब अलाउड है, ठीक है। तो उसमें बिजनेस पर्पस है बहुत सारा, और फिर किससे परमिशन लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा? कोई स्पेसिफिक मिनिस्ट्री होगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री का नाम बोल दे रहा हूँ, नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्पेसिफाइड मिनिस्ट्री लिख देंगे एग्जाम में। कल्चरल टूल होगा, कल्चरल टूर्स होगा, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या एजुकेशन एंड कल्चरल मिनिस्ट्री, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन सब से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई फ्रेट ऑफ वेसल चार्टेड बाय अ पीएसयू हो रहा है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस या ट्रांसपोर्ट से लेना होगा परमिशन। अगर कोई इंपोर्ट हो रहा है थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर अ पीएसयू, किस बेसिस में? सीआईएफ बेसिस में, मतलब एफओबी और एफएएस बेसिस अलाउड, मतलब उसमें अलग है, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ सीआईएस का बात हुआ है, सीआईएफ बेसिस में है तो फिर हम लोग फिर से मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, वो रेमिटेंस कर रहा है अपना खुद का एजेंट को बाहर में, तो फिर उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट है, ऑपरेटर है, तो वो रेमिटेंस कर रहा है अपना एजेंट अब्रॉड को, तो हम लोग को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से, ठीक है। अगर कोई हायरिंग चार्जेस हो रहा है ट्रांसपॉन्डर का, ट्रांसपॉन्डर मतलब जो टीवी चैनल या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो सिग्नल विग्नल देखता है, तो उसका अगर कोई हायरिंग चार्जेस का रेमिटेंस हो रहा है तो हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई कंटेनर का डिटेंशन चार्जेस का रेमिटेंस हो रहा है और वो चार्जेस मोर देन द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग है, तब हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से लेना पड़ेगा परमिशन। अच्छा, अगर कोई रेमिटेंस है फॉर मेंबरशिप ऑफ पीएनआई क्लब, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस है, तो फिर हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से परमिशन लेना पड़ेगा। इसके बाद अब दो ठो और है, उसमें लिमिट्स भी है छोटा सा, कि अगर कोई प्रिंट मीडिया, फॉरेन प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करा रहा है, कौन करा रहा है? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और उसका पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू भी नहीं, कोई स्टेट गवर्नमेंट और सिर्फ उसी का पीएसयू इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है फॉरेन प्रिंट मीडिया में, किस अमाउंट से? $10,000, $10,000 से ज़्यादा करा रहा है, तो हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से परमिशन लेना पड़ेगा। इसमें कोई एक्सेप्शन भी है कि अगर वो एडवर्टीजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन ऑफ टूरिज्म है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फिर इंटरनेशनल बिडिंग है, तब वो अलाउड है, तब परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। मतलब एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया फॉर मोर देन $10,000 by a state government, if a state government PSU, then that department has to take permission from Ministry of Finance or Department of Economic Affairs. This would not be applicable in the case when such advertisement is for the purpose of promotion of tourism, tourism या फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल बिडिंग। $10,000 का लिमिट है इसमें। नेक्स्ट है रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अगर ऐसा हो रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कल्चरल टूर्स में भी जो था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन 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 कोई अगर इंटरनेशनल या नेशनल या स्टेट लेवल स्पोर्ट बॉडी है और अमाउंट, एक सेकेंड, तो उसको नहीं लेना पड़ेगा।
कोई अगर स्पोर्ट बॉडी है तो उसको नहीं लेना पड़ेगा, कोई भी और करा रहा है तो लेना पड़ेगा। कब इसमें लिमिट था, कब लेना पड़ेगा, अगर $1 लाख से ज्यादा है। ऊपर 10,000 था फॉरेन प्रिंट मीडिया, इसमें है $1 लाख। लेकिन अगर कोई स्पोर्ट बॉडी है तो उसको नहीं लेना पड़ेगा। ये था शेड्यूल 2 एक बार फिर से पूरा। कल्चरल टूर में लेना पड़ेगा अगर उसका कोई भी रेमिटेंस हो रहा है। अगर कोई प्रिंट मीडिया हो रहा है, एडवर्टीजमेंट फॉरेन प्रिंट मीडिया, तो 10,000 का होगा। इसमें थोड़ा सा माफ़ी है, किसको, टूरिज्म या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल बिडिंग में। अगर कोई फ्रेट वेसल बाई PSU चार्टर करवा रहा है तो उसका रेमिटेंस पे होगा, परमिशन लेना होगा। अगर कोई इंपोर्ट हो रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSU से ऑन अ CIF बेसिस थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट, CIF बेसिस थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट, तो उसको भी लेना पड़ेगा। कोई मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर अपना फॉरेन एजेंट को रेमिटेंस कर रहा है तो उसको भी लेना पड़ेगा। हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर फॉर TV सिग्नल या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो उसको भी लेना पड़ेगा परमिशन। रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, अगर एक पर्टिकुलर लिमिट जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है DG ऑफ शिपिंग से, उससे ऊपर ले रहे हैं तो भी लेना होगा। अगर कोई मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब हो रहा है तो उसका भी लेना पड़ेगा परमिशन। और अगर कोई प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगा अदर देन बाई कोई स्पोर्ट बॉडी जैसे इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल बॉडी, और अगर वो पूरा अमाउंट $1 लाख से ज़्यादा है तो उसको भी परमिशन लेना पड़ेगा थ्रू दी प्रिस्क्राइब्ड मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस वॉज शेड्यूल 2 ट्रांजैक्शंस व्हिच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट है शेड्यूल 3 transactions in which excess of limits require approval of RBI। इसको liberalized remittance scheme भी बोलते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स के लिए लिमिट है $2.5 लाख, 250 lakhs डॉलर, $2.5 लाख ये पर एनम है। और इसके ऊपर जाएंगे तो ही परमिशन लगे RBI का। इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है कि इन सारा चीज़ के लिए ही ये चीज़ अलाउड है, लेकिन ये सारा चीज़ के लिए एग्रीगेटली अलाउड है। सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। प्राइवेट विजिट होगा तो 2.5 लाख तक ही कर सकते हैं। गिफ्ट या डोनेशन 2.5 लाख तक कर सकते हैं। बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो भी इसका जो ट्रांजैक्शन करेंगे इसमें 2.5 लाख तक के लिए ही कर सकते हैं। अगर इमिग्रेशन परमानेंटली जा रहे हैं कहीं इंडिया के बाहर, एमिग्रेशन हो रहा है, परमानेंटली जा रहे हैं कहीं और सेटल होने, तो भी 2.5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, वो लोगों का मेंटेनेंस खर्चा खान पान के लिए कर सकते हैं। अगर ट्रैवल कर रहे हैं बिजनेस के लिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, कोई ट्रेनिंग के लिए या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपेंस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अलग से लिखा हुआ है तो ऊपर वाला था दैट वाज फॉर अकम्पेनिंग अ पेशेंट या फिर कोई चेकअप के लिए, और ये नीचे वाला जो है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड तो भी कर सकते हैं, या स्टडीज अब्रॉड है तो भी कर सकते हैं, एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है तो भी कर सकते हैं। इन सब के लिए इंडिविजुअली और एग्रीगेटली दोनों लिमिट है 2.5 लाख रुपया। अच्छा, इसमें RBI से परमिशन लेना लिखा हुआ है, लेकिन ये जो पॉइंट था एमिग्रेशन का या मेडिकल ट्रीटमेंट का या स्टडीज़ का, तब 2.5 लाख से ज़्यादा का भी कर सकते हैं इफ़ इट इज़ सो रिक्वायर्ड बाय द कंट्री ऑफ एमिग्रेशन या मेडिकल इंस्टीट्यूट या ऑफरिंग एनी यूनिवर्सिटी, कुछ भी परमिशन मांग के ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर कोई भी individual remit any amount under this scheme in a financial year, the applicable limit shall be reduced from the 250K। इसका मतलब कि एग्रीगेट देखा जाएगा। दिस वॉज शेड्यूल 3। एक बार फिर से इसका देख लेते हैं। प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री, गिफ्ट या डोनेशन, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, एमिग्रेशन मतलब परमानेंट, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, ट्रैवल फॉर बिजनेस या कॉन्फ्रेंस, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग या कुछ, फिर एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू मेडिकल ट्रीटमेंट या स्टडीज अब्रॉड या एनी अदर करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ऐसा कुछ भी होगा इंडिविजुअल के थ्रू तो उस पर 2.5 लाख का लिमिट है। इस पर एक और अलग से स्पेशल पॉइंट है कि अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है वो बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब वो ये जो लॉज है 180 दिन वो सब के हिसाब से वो PRI बन चुका है, लेकिन इंडिया में नहीं रहता है वो, और वो कोई फॉरेन स्टेट का पाकिस्तान के अलावा अगर कोई फॉरेन स्टेट का वो सिटीजनशिप, अक्षय कुमार का अगर कनाडा का सिटीजनशिप है और वो सिटीजन ऑफ इंडिया है जो कि इज ऑन डेप्यूटेशन टू इंडिया और द ऑफिस और ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी और सब्सिडियरी ऑफ
और जॉइंट वेंचर इन इंडिया ऑफ सच फॉरेन कंपनी, मतलब इंडिया के बाहर अगर वो जॉब कर रहा है और वो बाहर पोस्टेड है, तब वो रेमिटेंस कर सकता है अप टू हिज नेट सैलरी। नेट सैलरी जितना कर सकता है वो 2.5 लाख का लिमिट से ऊपर नेट सैलरी जितना भी हो। नेट सैलरी का मतलब उसका टोटल सैलरी माइनस एनी डिडक्शन या टैक्स या पीएफ का कुछ भी या कुछ भी, वो सब हटा के जो नेट बचेगा उतना तक कर सकता है। अच्छा, एक और बात, ये जो डेप्यूटेशन वाला बात है कि इंडिया के बाहर जॉब कर रहा है, वो होना चाहिए जॉब फॉर अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 साल, विच इज़ नॉट मोर देन 3 years, इज़ अ रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट। इंडिया का जो है वो बाहर गया 3 साल के लिए तो ये अलग प्रोविजन उसके बाद एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर वो कोई फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप मिल चुका है उसको, तब तो वो कर ही सकता है, उसमें कोई तब कोई टाइम लिमिट का बात नहीं है। ठीक है, दिस वॉज फॉर इंडिविजुअल्स इन शेड्यूल 3। अब फॉर फैसिलिटीज अदर देन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के अलावा का क्या लिमिट्स है, इसका सबका अपना अपना लिमिट्स है। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई डोनेशन कर रहा है, डोनेशन किस लिए कर रहा है, वो क्रिएशन ऑफ चेयर्स या कंट्रीब्यूशन टू फंड्स या कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जो भी कोई डोनेशन कर रहा है, तब तब लोअर 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 ऑफ 1% of foreign exchange earnings during the last 3 financial years और $5 million, जो 2.5 लाख था, 2.5 लाख था, वो 5 मिलियन हो गया, 50 लाख, $5 million या 1%, विच एवर इज लोअर, 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द लास्ट 3 financial years। अगर सेल ऑफ फ्लैट्स या प्लॉट्स इन इंडिया, इंडिया में कोई प्लॉट या फ्लैट बेचा तो कमीशन देगा जो एजेंट को इंडिया के बाहर, तो फिर वो कर सकता है, ऐसा दे सकता है। कितना देगा, या तो $25,000 या 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, विच एवर इज हायर। 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस मतलब ऑफकोर्स इंडिया के बाहर बेचा होगा तो कोई एजेंट के थ्रू बेचा होगा, वो उसको पूरा पैसा दिया होगा, जितना पैसा दिया होगा उसका 5% या 25,000 विच एवर इज हायर, उतना ही वो एजेंट को कमीशन दे सकता है। ठीक है, अगर कोई कंसल्टेंसी हो रहा है, कंसल्टेंसी पर प्रोजेक्ट, अगर वो इंफ्रा प्रोजेक्ट है तो $10 million पर प्रोजेक्ट, अगर वो अदर देन इंफ्रा प्रोजेक्ट है तब $1 million पर प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर वो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट दे रहा है, इसमें भी हायर ऑफ 5% या $1 लाख या $1 लाख या $1 लाख। ये जो पूरा केस है इसमें 2.5 लाख वाला का कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर से पूरा देखते हैं, डोनेशन है तो 5 मिलियन या 1% ऑफ लास्ट 3 financial years का फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का लोअर लोअर लोअर, इसमें सिर्फ लोअर है, बाकी कोई भी अगर है तो हायर है। लोअर लोअर ऑफ 1% या $5 million। अगर वो कोई सेल फ्लैट कर रहा है तो जितना आया उसका 5% या $25,000 विच एवर इज हायर। ठीक है, इसके बाद अगर कोई कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट हो रहा है, इंफ्रा प्रोजेक्ट है तो $10 million, अदर देन इंफ्रा प्रोजेक्ट है तो $1 million। और इसके बाद प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है तो फिर वो भी है हायर ऑफ 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और $1 लाख। 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और $1 लाख। ये सब हो गया फॉर इंडिविजुअल्स के अलावा अदर पर्सन्स के लिए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं कि अप्रूवल फॉर ट्रांजैक्शन अंडर शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। ये जो पूरा शेड्यूल 2 था और पूरा शेड्यूल 3 है, इसमें ट्रांजैक्शन का कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई रिस्पेक्टिवली अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है फ्रॉम आरएफसी अकाउंट, आरएफसी अकाउंट से हो रहा है। आरएफसी अकाउंट का मतलब रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट वो दूसरा था, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपया अकाउंट अलग था। ये आरएफसी रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू हो रहा है, तो शेड्यूल 2 और 3 में कोई परमिशन नहीं लगेगा। अच्छा, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में कुछ एक्सेप्शंस है, उसके अलावा भी परमिशन नहीं लगेगा अगर ये ईईएफसी अकाउंट से हो रहा है तो। एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी, वो था रेसिडेंट फॉरेन करेंसी, ये है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से भी हो रहा है, तो भी शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 में परमिशन नहीं लगेगा, सिवाय शेड्यूल 2 में जब वो पीएनआई क्लब के लिए हो रहा था, या शेड्यूल 3 में जब वो ये कमीशन के लिए हो रहा है, वो एक्सपोर्ट सॉरी सेल ऑफ फ्लैट कमीशन, या फिर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। मतलब इन ये तीनों पॉइंट, शेड्यूल 2 में पीएनआई, शेड्यूल 3 में कमीशन और
प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, इन तीनों को छोड़ के शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 का कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल नहीं लगेगा अगर वो ईईएफसी अकाउंट से हो रहा है। ईईएफसी मतलब एक्सचेंज अंडर फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो ये दो अकाउंट आरएफसी ईईएफसी वाला एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन है कि अगर वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से हो रहा है आईसीसी, तो भी शेड्यूल 3 का कोई उस पर खर्चा एक्सपेंडिचर वत्ता वाला तो भी उस पर मतलब कर सकता है, उसमें भी कोई लिमिट का दिक्कत नहीं होगा। Next, provisions are related to import of goods and services. Import of goods and services allowed है as per section 5. Import trade is regulated by DGFT. ठीक है, इसमें एडी इंश्योर करेगा कि इंपोर्ट सब कंफॉर्मिटी विद हो रहा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और फेमा कैप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स के हिसाब से। एडी मतलब ऑथराइज डीलर। ठीक है, ऑब्लिगेशन क्या होता है, फॉरेक्स परचेजर का इंपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट करना होगा, पेमेंट करना है फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज परचेज करना होगा। उसका ऑब्लिगेशन क्या है कि उसको यूज़ कर रहा है सबसे पहले फॉर द पर्पस डिक्लेयर्ड विद द ऑथराइज पर्सन या फिर एनी अदर पर्पस फॉर विच फॉरेक्स एक्विजिशन इज अलाउड इन दिस एक्ट, परमिसेबल इन दिस एक्ट। ठीक है, जब फॉरेक्स एक्वायर हो रहा है इंपोर्ट के लिए तब AD1 ऑथराइज डीलर 1 शैल इंश्योर दैट द इम्पोर्टर फर्निशेस एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट। एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट मांग सकते हैं और 3 चीज़ होता है, IDMPS या फिर पोस्टल अप्रेजल फॉर्म या फिर कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट। IDMPS, IDPMS या फिर पोस्टल अप्रेजल फॉर्म या फिर कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट। और वो खुद को सेटिस्फाई करेगा कि जो गुड्स का वर्थ है वैल्यू का उतना ही रेमिटेंस जितना है उतना ही इंपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, उतना ही पैसा देखिए। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट क्या क्या हो सकता है, PRI कैन मेक पेमेंट इन फॉरेक्स थ्रू इंटरनेशनल कार्ड या फिर इन रुपीज़ थ्रू इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द RBI। इन एसेंस उसको पेमेंट करना है बैंकिंग चैनल्स को लेके। ठीक है, PRI कैन ऑल्सो मेक पेमेंट इन रुपीज़, रुपीज़ में पेमेंट कर सकता है अगर ट्रैवलिंग का या बोर्डिंग लॉजिंग का एक्सपेंसेस हो रहा है। किसका, एक PROI का लिखा था ना पहले, यानी कि PROI का क्रेडिट में कोई पैसा मत दो, लेकिन दे सकते हैं रुपया में दे सकते हैं अगर उसका हम लोग इंडिया का खर्चा उठा रहे हैं तो, या फिर क्रॉस चेक या ड्राफ्ट में दे दो अगर कोई गोल्ड सिल्वर विद कंप्लायंस विद लॉ अगर खरीदा जा रहे हैं, या फिर अगर कोई कंपनी या फिर PRI कोई पेमेंट करता है रुपया में किसी नॉन होल टाइम डायरेक्टर को जो PROI है और इंडिया आया है तभी, लेकिन उसको अगर बाई लॉ उसको सिटिंग फीस या और रेम्युनरेशन मिलना अलाउड है तो ही फिर उसका ये अलग खर्चा रुपीज़ वाला अलाउ किया जाएगा। अच्छा, ये किसका लिए है सब, जो ऑब्लिगेशन ऑफ परचेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज खरीद लेगा आदमी तो क्या क्या करेगा, फिर रुपीज़ का थोड़ा थोड़ा उसमें ट्रांजैक्शन था। ठीक है, टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट पेमेंट, इंपोर्ट कर लिया कब तक पैसा देना है, नॉर्मल इंपोर्ट से केस में रेमिट कर देना है पैसा विद इन 6 महीना ऑफ शिपमेंट, 6 मंथ्स ऑफ शिपमेंट, एक्सेप्ट अगर कोई पेमेंट कोई गारंटी के लिए रखा जा रहा है कि सामान की क्वालिटी या परफॉर्मेंस के लिए तो वो अलग बात है, तब जितना टाइम के लिए उसने रख लो। ठीक है, अगर पेमेंट डिले हो गया तो अगर कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी या डिस्प्यूट की वजह से पेमेंट डिले हो रहा है तो फिर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर 1 AD1 बैंक्स उसको परमिट कर सकता है। हाउएवर इंटरेस्ट जो उस पर चार्ज करेगा दैट शैल ओनली बी पेड अप टू 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, सिर्फ 3 साल तक का ही इंटरेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, डेफर्ड पेमेंट एग्रीमेंट, सप्लायर और बायर्स क्रेडिट जो है वो 5 साल तक का मानेंगे तो उसको ट्रेड क्रेडिट बोलेंगे, 5 साल तक का मानेंगे तो उसको ट्रेड क्रेडिट मानेंगे। एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, फॉर सेटलमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूज, जो AD1 है उसके पास पावर है एक्सटेंड कर देने का, वो जो 6 महीने का टाइम है ना रिमिट करने का तो उसको 6 महीने से और बढ़ा सकता है, लेकिन टोटल मैक्सिमम 3 ईयर्स तक ही बढ़ा सकता है वो। अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू इनवॉइस है वो, अगर रीजन फॉर एक्सटेंशन क्या क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो रहा है क्वांटिटी या क्वालिटी का, या नॉन फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, या फिर अगर कोई केस या सूट फाइल हो गया अगेंस्ट द सेलर। अच्छा, और AD1 को क्या क्या इंश्योर करना है एक्सटेंशन देते समय, कि जो इंपोर्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है उसके ऊपर ED या CBI के द्वारा, या फिर कोई एक्सटेंशन 1 साल से ज़्यादा अगर मिल रहा है, 1 साल फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, मतलब समझ ले 2 एक्सटेंशन से ज़्यादा अगर मिल रहा है तो जो टोटल आउटस्टैंडिंग है इंपोर्टर का, मतलब जो इंडिया का बनता है इंपोर्टर का टोटल आउटस्टैंडिंग है, दैट शुड बी लोअर ऑफ $1 million या 10% ऑफ एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंसेज ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंसेज ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर जो है उसका 10% या $1 million विच एवर इज लोअर, उतना से कम हो तो ही 1 साल के बियॉन्ड एक्सटेंशन दे देगा।
अच्छा, ये जो भी एक्सटेंशन दे रहा है उसको IDPMS में रिपोर्ट करना है कि क्या एक्सटेंशन दे रहा है और किस नाम से दे रहा है, किस तारीख को दे रहा है, कितना दिन तक दे रहा है। ये जो IDPMS है इसका फुल फॉर्म है इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अच्छा, ये जो इंपोर्ट हो रहा है फॉरेक्स का या आइनर का अगर इंपोर्ट हो रहा है तो गुड्स सर्विस का बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर कोई फॉरेन करेंसी या आइनर इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसका दो केस हो सकता है कि अगर वो पैसा फॉरेक्स आ रहा है या इंडिया का आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि पहली बात तो कि ये नो पर्सन शैल विदाउट परमिशन RBI ऐसा काम करेगा। RBI किसी को परमिट कर सकता है INR लाने का सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस विच RBI में स्टिपुलेट। अगर फॉरेक्स ला रहे हैं तो फॉरेक्स दो तरीके से ला सकते हैं। पहला तो वो इंडिया में भेज दो, ये तो इंडिया में खुद ले गया। अगर भेज दो तो विदाउट लिमिट आ सकता है। फॉरेन एक्सचेंज इन एनी फॉर्म अदर देन नोट्स, मतलब फिजिकल फॉर्म के अलावा किसी से भिजवा दिया। अगर खुद लेके आ रहा है सेल्फ, ब्रिंग इन टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया विदाउट लिमिट फॉरेन एक्सचेंज अदर देन अनइशूड नोट्स। अनइशूड नोट्स मतलब जो नोट बंद हो गया फिर निकला ही नहीं है, ऐसा कोई नोट लाए तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कस्टम को CDF में। CDF में कस्टम को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म में। अच्छा, लेकिन ये इस डिक्लेरेशन देने से छुटकारा माफ़ी मिल सकता है अगर जो लाया जा रहा है करेंसी नोट, बैंक नोट या ट्रैवलर चेक वो एक बार में $10,000 से एग्रीगेट में कम है तो। एंड या और सिर्फ जो करेंसी नोट का है पार्ट है वो 5,000 से कम है तो CDF में डिक्लेरेशन देने से छुट्टी मिल सकते हैं, लेकिन लाना अलाउड है। ये हो गया फॉरेक्स का। अगर इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी या करेंसी नोट्स हो रहा है तब एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जो बाहर गया है, एक्सेप्ट एक पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि बाहर गया है एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान ऑन अ टेम्पररी विजिट मे ब्रिंग बैक इंडियन करेंसी अप टू ₹25,000। अ पर्सन मे ब्रिंग फ्रॉम नेपाल एंड भूटान इंडियन करेंसी नोट्स फॉर एनी अमाउंट, डिनोमिनेशन ₹100 का लेकिन होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इंपोर्ट ऑफ फॉरेक्स या INR का टॉपिक। इसके बाद सर्विसेज में आ जाते हैं कि लिमिट ऑन गारंटी इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट हो रहा है सर्विस का तो उस पर कोई गारंटी दे रहा है तो उसका कोई लिमिट है। जहाँ सर्विस इंपोर्टर अगर पब्लिक सेक्टर है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तो फिर ₹1,00,000 विदाउट अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उससे मतलब नीचे का देंगे तो गारंट वो नहीं लगेगा, क्या बोलते हैं, अप्रूवल। अप्रूवल तो मतलब नहीं लगेगा, लेकिन मतलब उससे ज़्यादा का कर नहीं सकते हैं, लिमिट है। और अगर अदर देन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट, तब $5,00,000। $1,00,000 है अगर गवर्नमेंट रिलेटेड हुआ तो, ये PSU हुआ तो, और 5,00,000 है अगर नॉर्मल पब्लिक हुआ तो। इससे ज़्यादा का गारंटी नहीं दे सकते सर्विस का केस में। अच्छा, ऑथराइज डीलर में परमिट इशू ऑफ कॉर्पोरेट गारंटीज। हाँ, वो वही बात है, बस दोबारा लिखा हुआ अलग वे से। अगला टॉपिक है सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। वही होता है जो एसेट लायबिलिटी चेंज करता है फॉर पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसेट लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया, या फिर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का एसेट लायबिलिटीज इनसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया एसेट लायबिलिटीज है PRI का तो कंटीजेंट लायबिलिटी इंक्लूड करते हैं। PROI है और एसेट लायबिलिटी इंडिया में है तो कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं उसमें आता है, ठीक है। RBI या सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा। अगर डेट रिलेटेड कुछ भी है तो RBI का परमिशन लगेगा। इक्विटी रिलेटेड कुछ भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हाँ, प्रोवाइडेड RBI या सेंट्रल गवर्नमेंट कैन शैल नॉट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा अगर पेमेंट हो रहा है फॉर एमोटाइजेशन ऑफ लोन्स या रीपेमेंट ऑफ लोन्स, या फिर पेमेंट हो रहा है फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर कोई लोन का एमोटाइजेशन या फिर प्रीपेमेंट हो रहा है या फिर कोई डिप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ OCB भी है। डिप्रिसिएशन मतलब कोई लॉस हो गया, कहीं पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, होली ओन सब्सिडरी में इंडिया के बाहर, तो उसमें हम लोग फिर से पैसा और डाल रहे तो वो सबको डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। डेट है तो फिर डेट है तो फिर RBI, इक्विटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद है कि हाँ, PRI में होल्ड, ओन या ट्रांसफर
मे होल्ड, ओन या ट्रांसफर या इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटीज या इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया प्रोवाइडेड दैट it was acquired, held or owned by such person when he was a person resident outside India or inherited from a person resident outside India। ऐसा है तो ही एक पीआरआई होल्ड कर सकता है ये सारा फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ टेढ़ा पॉइंट्स भी है कि पीआरओआई मे होल्ड, ओन या ट्रांसफर या इन्वेस्ट इन इंडियन करेंसी, इंडियन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अगर वो एक्वायर किया गया था जब वो पर्सन पीआरआई था या फिर वो इनहेरिट किया है कोई पीआरआई से। इसमें उल्टा है, उसमें पीआरओआई से किया था, इसमें पीआरआई से किया था। ठीक है, हर चीज़ मतलब ऑपोजिट है इसमें। इसके बाद आरबीआई में इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ब्रांचेस या ऑफिसेस या एजेंसीज ऑफ पीआरओआई ये चीज़ करने के लिए। अच्छा, अगर ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब वही होता है जो इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है ये स्प्लिट होगा इन फॉलोइंग 4 कैटेगरी में। फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस रेगुलेशंस 2000। इसमें ठीक है, इसमें 2 शेड्यूल है, एक और एक प्रोहिबिशन है अलग से कि क्या क्या चीज़ प्रोहिबिटेड है, वो रेगुलेशन 4 में है। मतलब 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस का रेगुलेशन 4 प्रोहिबिट करता है और शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 1 जो है उसमें क्या क्या परमिसिबल है पीआरआई के लिए, शेड्यूल 2 जो है उसमें क्या क्या परमिसिबल है पीआरओआई के लिए। और इसके अलावा जो एमोटाइजेशन और डिप्रिसिएशन वाली बात है ना, उसमें भी ट्रांजैक्शन जो है वो अलाउड है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जा सकता, ये अलग से एक पॉइंट लिखा हुआ है। तो ठीक है, 4 टॉपिक में से एक हो गया डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन वाला बात खत्म, एक हो गया शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, एक हो गया प्रोहिबिशन बाई रेगुलेशन 4। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं शेड्यूल 1, परमिसिबल ट्रांजैक्शंस फॉर पीआरआई। क्या क्या चीज़ परमिसिबल है? इन्वेस्टमेंट बाई पीआरआई इन अ फॉरेन सिक्योरिटी परमिसिबल है। फॉरेन करेंसी लोन्स लेना परमिसिबल है, रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड। इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना आउटसाइड इंडिया परमिसिबल है। गारंटी इशू करना इन फेवर ऑफ अ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बाई पीआरआई परमिसिबल है। लोन एंड ओवरड्राफ्ट उठाना फ्रॉम पीआरओआई, लोन ओवरड्राफ्ट देना टू पीआरओआई भी परमिसिबल है, दोनों चीज़। एक्सपोर्ट इंपोर्ट या होल्डिंग ऑफ करेंसी नोट्स अलाउड है। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स अलाउड है। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स अलाउड है। टेकिंग आउट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी भी अलाउड है। अंडरटेकिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी अलाउड है। ठीक है, इसके बाद फॉरेन करेंसी ड्रॉ कर सकता है एक पीआरआई एक ऑथराइज पर्सन से नॉट मोर देन $250,000, $2.5 लाख। मतलब वही जो शेड्यूल 1 ऑफ उसमें जो था, सॉरी शेड्यूल 3 को जो था इसका भी वही लिमिट है, 2.5 लाख वाला लिमिट इस पर भी लोग ठोक दिया है। और ये इसमें इंक्लूड रहेगा, एग्रीगेट रहेगा, मतलब वो जो वहाँ पे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का शेड्यूल 3 में जो 2.5 लाख का डॉलर है उसमें इंक्लूड रहेगा, उसके साथ ही एग्रीगेट में ये जोड़ा रहेगा शेड्यूल 1 ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन 2.5 लाख वाला, शेड्यूल 1 फॉर पीआरआई। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, अच्छा जो भी इसमें है, no part of the forex of 2.5 lakh shall be drawn used for remittance to countries notified as non-cooperative countries and territories by financial action task force। फॉर एग्जाम्पल नॉन कोऑपरेटिव कंट्री का एग्जाम्पल हो गया ये नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल 2, परमिसिबल ट्रांजैक्शंस फॉर पीआरओआई, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये भी एक हद तक सेम है कि इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ या कैपिटल कोई भी फर्म में कंपनी में, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर सकता है इंडिया में, कोई इंडिया का बैंक में फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकता है, रेमिटेंस आउटसाइड करा सकता है फॉर कैपिटल एसेट्स इन इंडिया, उसमें था बाहर, इसमें भी बाहर। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है
करेंसी होल्ड कर सकता है। इसमें सब चीज़ सेम ही है, समझ लो, बस एक इंश्योरेंस वाला बात नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इसके आगे ये हो गया शेड्यूल 2 भी खत्म, बस इंश्योरेंस वाला बात इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोहिबिशन बाई रेगुलेशन 4। क्या क्या चीज़ प्रोहिबिटेड है कि कर ही नहीं सकता है। नो PROI शैल मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन एनी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरी या इन एनी एंटिटी जो इन सब बिजनेस में है। कार्टून नेटवर्क का CARTNF, कार्टून F। C से हो गया चिट फंड बिजनेस, A से हो गया एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन एक्टिविटी, R से हो गया रियल एस्टेट बिजनेस, T से हो गया ट्रेडिंग इन TDRs, N से हो गया निधि कंपनी, और F से हो गया फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सब नहीं कर सकता है कोई PROI। अच्छा, रियल एस्टेट बिजनेस का इसमें मतलब दिया हुआ है कि रियल एस्टेट बिजनेस सारा रियल एस्टेट बिजनेस होगा सिवाय डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप या कंस्ट्रक्शन या ऑफ रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइस या रोड या ब्रिज। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइसेस मतलब सब कुछ ही हो गया, समझ लो इसमें, या रोड्स या ब्रिजेस या फिर रजिस्टर्ड रीट्स, ये सब रियल एस्टेट बिजनेस नहीं गिनाएगा। इसका मतलब ये सब में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है PROI के द्वारा। अच्छा, PROI रिस्ट्रिक्टेड है चिट फंड के लिए, लेकिन वो चिट फंड बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वो चिट फंड खेल सकता है थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स या ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से बात करके, अगर बाकी सारा RBI पॉलिसी कंप्लाई हो रहा है तो। अच्छा, कोई भी PRI shall not undertake any capital account transaction with a citizen of a नॉर्थ कोरिया, सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन। ठीक है, बस ये खत्म हो गया। क्या क्या है फिर से एक बार पूरा देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का कुछ लिमिट्स, जो मीनिंग है वो मीनिंग है। उसके बाद अगर डेट रिलेटेड है तो उसको RBI देखेगा, मॉनिटर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर करेगा। अगर इक्विटी रिलेटेड है तो वो लोग कोई भी होल्ड नहीं कर सकते हैं PRI फॉरेन का करेंसी, सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी। अगर कर सकता है अगर वो तब एक्वायर किया था जब वो PROI था, या फिर कोई इनहेरिट किया PROI से। इसका ठीक उल्टा, PROI नहीं होल्ड कर सकता इंडियन करेंसी, इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन प्रॉपर्टी, लेकिन कर सकता है अगर वो उनके साथ जब वो PRI था या फिर वो इनहेरिट किया किसी PRI से। ठीक है, इसके बाद चार ठो चीज़ था कि क्या क्या सब में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन है। सबसे पहले छोटा सा जो था कि एमोटाइजेशन या डिप्रिसिएशन के लिए कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते हैं। कुछ परमिसिबल ट्रांजैक्शंस है PRI के लिए शेड्यूल 1 में, सेम परमिसिबल ट्रांजैक्शंस है PROI के लिए शेड्यूल 2 में, और कुछ प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस है रेगुलेशन 4 में। ठीक है, ओवर। अच्छा, नेक्स्ट है सेक्शन 7, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका रेगुलेशंस भी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशंस 2015। ठीक है, इंपोर्ट के केस में था फेमा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल 2000, लेकिन एक्सपोर्ट के केस में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशंस 2015। एक्सपोर्ट के केस में सॉफ्टवेयर और गुड्स के बीच में वो लोग दिया है डिफरेंस। गुड्स के केस में फॉर्म है EDF और सॉफ्टवेयर के केस में फॉर्म है सॉफ्टेक्स। ठीक है, ये लोग सब ट्रू एंड करेक्ट मटेरियल्स पर्टिकुलर्स इंक्लूड करेगा। FEV फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स या सॉफ्टवेयर। अगर FEV सर्टेनेबल नहीं है तो क्या ऐसा अमाउंट जो एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड ऑन सेल्स इन ओवरसीज मार्केट होगा। एंड एन अफर्मेशन दैट दी फुल एक्सपोर्ट वैल्यू शैल बी पेड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब वो सॉफ्टवेयर नहीं है, सर्विसेज अलग से है, उसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं चाहिए और कोई ऐसा फॉर्म भी नहीं है, लेकिन तब भी वो लोग लायबल है टू रियलाइज एंड रिपैट्रिएट द अमाउंट टू इंडिया। अच्छा, कुछ एग्जेम्पशंस हैं फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कि ये सब डिक्लेरेशन दिए बिना भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई फ्री सैंपल दे रहे हैं, या अगर कोई फ्री सैंपल को री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या किसी ट्रैवलर का कोई पर्सनल सामान है इधर उधर छूट छाट गया, या फिर अगर कोई स्टोर्स का ट्रांसशिपमेंट कार्गो है, या फिर अगर कोई एयरक्राफ्ट को ठीक कराने ओवरहॉलिंग रिपेयर के लिए भेज रहे हैं 6 महीना के अंदर वापस आ जाए, या फिर कोई री एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई लीज्ड एयरक्राफ्ट का, या फिर कोई गिफ्ट दे रहे हैं और गिफ्ट का वैल्यू 5 लाख रुपया से कम है,
अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ईडीएफ में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेकिन अलाउड है तो करना 5 लाख से ज़्यादा भी गिफ्ट, ठीक है। अगर रिप्लेस कर रहे हैं कोई सामान, कोई सामान टूट गया तो फिर उसको रिप्लेस कर रहे हैं, डिफेक्टिव है तो रिप्लेस कर रहे हैं, ये सब कुछ भी सब चीज़ पे एक्सेप्शन है कि विदाउट डिक्लेरेशन हम लोग ये सारा चीज़, ये सारा गुड्स या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, SEZ से री एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका भी माफ़ी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है IEC, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड। सारा इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड को सारा फॉर्म्स और सारा कॉरेस्पॉन्डेंस में, डिक्लेरेशन में हर चीज़ हम लोग को नोट कराना पड़ेगा। ये हो गया IEC का काम। लेकिन जो फॉर्म था EDF और सॉफ्टेक्स, उसमें भी लिखना होगा। अच्छा, प्रोसेस क्या था EDF और सॉफ्टेक्स का? सबसे पहले EDF का देखते हैं। एक्सपोर्टर जो है गुड्स का, वो EDF फाइल करेगा डुप्लीकेट में। EDF डुप्लीकेट में कस्टम्स कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के पास में वो वेरीफाई और ऑथेंटिकेट करेगा। EDF को वेरीफाई और ऑथेंटिकेट करेगा, और फिर ओरिजिनल को भेज देगा RBI, और डुप्लीकेट को वो वापस दे देगा एक्सपोर्टर को कि तुम ऑथराइज डीलर को सबमिट कर दो। ऑथराइज डीलर रिटेन कर देगा। फिर से एक बार एक्सपोर्टर फॉर्म फाइल करेगा EDF डुप्लीकेट में, किसको? कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को। वो करेगा क्या? इसको ऑथेंटिकेट और वेरीफाई और ऑथेंटिकेट। फिर उसके बाद जो दो डुप्लीकेट था उसको ओरिजिनल को भेज देगा RBI को, दूसरा वापस दे देगा कि तुम सबमिट कर दो ऑथराइज डीलर को, वो रिटेन कर देगा। ये था गुड्स के केस में। अच्छा, सॉफ्टवेयर के केस में एक्सपोर्टर को क्या करना है? फॉर्म सॉफ्टेक्स फाइल करना है ट्रिप्लीकेट में। फॉर्म सॉफ्टेक्स ट्रिप्लीकेट में ये करेगा किसको? मिनिस्ट्री ऑफ IT को करेगा। सारा जगह पे STPI, FTZ होता है ना, जो फ्री ट्रेड जोन, या फिर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सबका जो भी मिनिस्ट्री ऑफ IT है उसमें करेगा। किसके लिए? सर्टिफिकेशन के लिए। ऊपर था वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, इसमें है सर्टिफिकेशन। ये ओरिजिनल भी दे देगा RBI को, ये डुप्लीकेट वापस दे देगा ये भी कि जो सबमिट कर दो AD को, AD रिटेन कर लेगा, और ट्रिप्लीकेट ये खुद रिटेन कर लेगा, ठीक है। ये हो गया सॉफ्टेक्स के लिए। सॉफ्टवेयर का भी हो गया, गुड्स का भी हो गया। अच्छा, एविडेंस मांग सकता है ये लोग डिक्लेरेशन में। एडिशनली दे कैन आस्क फॉर एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के साथ साथ वो 3 तरह का एविडेंस मांग सकता है। सबसे पहला कि एक्सपोर्टर PRI है और उसके पास प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, ठीक है। एक्सपोर्टर है तो PRI होना ही चाहिए, सही बात है। दूसरा, जो डेस्टिनेशन स्टेट किया गया है डिक्लेरेशन में, वही उसका फाइनल डेस्टिनेशन है, उसके आगे कहीं घूम घाम के नहीं जा रहा है। तीसरा, जो वैल्यू स्टेट किया गया है डिक्लेरेशन में, दैट रिप्रेजेंट्स द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू इन केस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, और वैल्यू एक्सपेक्ट्स टू रिसीव अगर मालूम नहीं है तो जो एस्टिमेट लगा पा रहे तो बेस्ट एस्टिमेट जो हो रहा है वो, ठीक है। 3 पॉइंट क्या क्या है? PRI है, दूसरा ये फाइनल डेस्टिनेशन है, तीसरा कि वो फुल FE शो करता है, FEV शो करता है। अच्छा, मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, किस तरह से पेमेंट होगा? पेमेंट होगा थ्रू ऑथराइज डीलर, थ्रू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मैनर ऑफ रिसीट्स ऑफ पेमेंट रूल्स के हिसाब से ही, रेगुलेशंस के हिसाब से ही होगा पेमेंट। अच्छा, कब तक पेमेंट मिल जाना चाहिए? जनरल रूल है और एक स्पेसिफिक रूल है, ठीक है। अगर जनरल रूल में अगर नॉर्मल एक्सपोर्ट हो रहा है गुड सर्विस या सॉफ्टवेयर का, तो 9 महीना फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट, 9 महीना फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट, रिलाइज एंड रिपैट्रिएट एंड रिलाइज विद इन 9 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट। अच्छा, अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है कहीं वेयर हाउस एस्टैब्लिश आउटसाइड इंडिया, RBI का परमिशन के साथ कोई वेयर हाउस एस्टैब्लिश आउटसाइड इंडिया में हो रहा है, तब 15 महीना का टाइम दे दिया फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। पहला था 9 महीना फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट, ये है 15 महीना फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, क्योंकि इंडिया से कई बार वेयर हाउस में जा रहा है, फिर वेयर हाउस से कहीं और में जाएगा, तो पहला रन चाहिए शिपमेंट का 15 महीना 9 महीना प्लस 6 महीने एक्स्ट्रा और दे दिया कि उसके बाद भी कहीं और वहां तक जाएगा, फिर उसके बाद पैसा आएगा। चलो ठीक है, नॉर्मल सा बात है। ये था जनरल रूल। एक है स्पेसिफिक रूल। अगर कोई SEZ या EOU या EHTP या STP या BTP या FTP जो भी है, इन सब स्पेशल एरिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो फिर उसमें भी 9 महीने का टाइम है। बस रिपीटेड पॉइंट अलग से क्यों लिखा पता नहीं। इसमें भी 9 महीना फ्रॉम एक्सपोर्ट, उसमें भी 9 महीना फ्रॉम एक्सपोर्ट, लेकिन वेयर हाउस वाला में था 15 महीना फ्रॉम शिपमेंट। अच्छा, ये लेकिन ये जो सब 9 15 9 है, इसमें वो लोग चाहे तो RBI या AD एक्सटेंड कर सकता है रीजनेबल कॉज होने से। अच्छा, सॉफ्टवेयर के केस में क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस होगा, डेट ऑफ एक्सपोर्ट। गुड्स के केस में तो डेट ऑफ एक्सपोर्ट निकल जाएगा जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स रहेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में होगा डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसको जमा भी करना होगा। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड इन द डिक्लेरेशन फॉर्म pertaining to export is to be submitted to the authorized dealer
within 21 days from date of export और date of certification of Softex. Softex फॉर्म सर्टिफाई हो गया किससे, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से, तो उससे 21 दिन, या फिर एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का तो डेट ऑफ एक्सपोर्ट जो रहेगा उससे 21 दिन, 21 दिन 21 दिन 21 दिन याद रखना है. 21 दिन से ऊपर एक्सटेंड भी कर सकता है अगर उसके पास कोई मतलब रीजंस है तो. ठीक है. जो ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, एडी जो रहेगा शिपिंग डॉक्यूमेंट सारा और बाकी सारा जो इन्वॉइस है जो भी है वो सब नेगोशिएशन या कलेक्शन के लिए आगे वो ट्रांसफ़र कर देगा. और एडी में रिक्वायर द कंस्टिट्यूएंट टू साइन द डिक्लेरेशन. ठीक है, सब सब प्रोसीजर पार्ट है. पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट, पेमेंट जो होना चाहिए वो वैसी स्पेसिफाइड मैनर में होगा, पेमेंट डिले नहीं होना चाहिए. प्रोसीड ऑफ सेल्स डज नॉट रिप्रेजेंट एफईवी, सब वो प्रोसीजरल पार्ट है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट डिले होगा तो फिर आरबीआई का परमिशन के साथ साथ उसको एक्सटेंड कराया जा सकता है. अच्छा, एडवांस अगर एडवांस मिल रहा है एक्सपोर्ट का केस में, अगर एक्सपोर्ट का केस में एडवांस मिल रहा है तो उसका क्या नियम है. अच्छा, एडवांस के लिए स्पेशल रूल इसलिए बनाया ताकि आदमी लोन नहीं ले. आदमी एक्सपोर्ट के नाम पे किसी से पैसा ले ले और उसको इंटरेस्ट देते रहे तो वो लोन कहलाएगा ना, तो वो लोन नहीं ले, इसलिए एडवांस का रूल आया है कि आदमी चाहे तो मैक्सिमम 1 साल पहले तक का एडवांस ले सकता है. शिपमेंट 1 साल बाद निकल जाना चाहिए एडवांस आने के. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो लिबोर या फिर कोई भी और बेंचमार्क प्लस 100 बेसिस पॉइंट्स 1%, लिबोर प्लस 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता है एडवांस के केस में. और जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा शिपमेंट का वो ऑथराइज डीलर के थ्रू सारा पार होगा. अगर 1 साल के अंदर शिपमेंट नहीं हुआ या फिर पैसा वापस नहीं किया गया तो फिर without approval of RBI, if shipment is not made within 1 year या no remittance towards refund of advance payment or interest shall be made, तब एडवांस का 1 साल के बाद कोई, अच्छा सॉरी, अगर 1 साल तक अगर शिपमेंट नहीं हुआ तो फिर उसका एडवांस का रिटर्न भी नहीं किया जाएगा आरबीआई से बिना पूछे. ठीक है. नेक्स्ट, जो एक्सपोर्ट का अग्रीमेंट रहेगा इन सब केस में, उसमें लिखा होना चाहिए कि अगर 2 साल बाद तुम मेरे को ये चीज़ बना के दे देना तो फिर वो चीज़ चलो ठीक है तो फिर वैलिड है. मतलब अग्रीमेंट में ही पहले वैलिड क्लियरली लिखा होना चाहिए कि इतना पीरियड के लिए आपको एडवांस मिल रहा है, इतना टाइम का आपका वो सब है. अच्छा, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट के केस में एक्सपोर्ट हो रहा है तो अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रपोज टू बी मेड ऑन डेफर्ड पेमेंट टर्म्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ टर्नकी प्रोजेक्ट या फिर सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. डेफर्ड पेमेंट के केस में हो रहा है फॉर टर्नकी प्रोजेक्ट या सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तब एक्सपोर्टर सबमिट कर सकता है अप्रूविंग अथॉरिटी को, मतलब वही ऑथराइज डीलर को, फॉर प्रायर अप्रूवल. और उसमें अगर कोई गारंटी रिक्वायर्ड है परफॉर्मेंस कुछ का भी, तब फिर वो ऑथराइज बैंक डीलर या फिर जो भी एक्सपोर्ट कंपनी है उससे इशू करवाया जा सकता है. और लेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या लेटर ऑफ अवार्ड स्टिपुलेट करेगा सारा रिक्वायरमेंट्स उसका जो भी है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 8, रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज ड्यू है या हो चुका है कोई भी पीआरआई को, सच पर्सन शैल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू रियलाइज एंड रिपैट्रिएट टू इंडिया सच फॉरेन एक्सचेंज विद इन द पीरियड एज. उसका मतलब उसका लाइबिलिटी है, उसके पास पूरा जिम्मेदारी है, ये लिखा है वो सेक्शन 8 में. ठीक है. इसके बाद कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स है कि ऑथराइज पर्सन कौन होता है. ऑथराइज पर्सन एज पर सेक्शन 10, ऑथराइज पर्सन आरबीआई को कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है ऑथराइज पर्सन बनने के लिए टू डील इन फॉरेक्स या फॉरेन सिक्योरिटीज़ या फिर मनी चेंजर या ऑफशोर बैंकिंग या कोई भी. ठीक है. ऑथराइजेशन राइटिंग में दे दिया जाएगा विथ टर्म्स एंड कंडीशंस. आरबीआई चाहे तो वो रिवोक कर सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस या कोई भी फेमा का रूल्स रेगुलेशंस तोड़ा है तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा. ऑथराइज पर्सन को सारा डायरेक्शन से आरबीआई का जो है वो कंप्लाई करना पड़ेगा. बिफोर अंडरटेकिंग एनी फॉरेन एक्सचेंज, ऑथराइज डीलर को उस पर्सन जिसके साथ वो डीलिंग कर रहा है उससे भी डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि कोई भी फेमा का नियम को हम तोड़ नहीं रहे हैं. अगर वो पर्सन नहीं दिया कोई भी डिक्लेरेशन तो मत करना उसका तुम ट्रांजैक्शन. अच्छा, कोई भी पर्सन अगर फॉरेन एक्सचेंज उठाया है और उसको यूज़ कर रहा है फॉर पर्पजेस अदर देन द पर्पज अलाउड, एल्स अगर पर्पस के अलावा कोई और पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है जो फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है, तब उसको डीम्ड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फेमा माना जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीआई के पास पावर है ऑथराइज पर्सन को कोई भी इशू
या कोई भी डायरेक्शन दे पाए कि कैसे क्या करना है, डूइंग या डिसिस्ट फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन इन सच मैनर एज इट डीम फिट। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू इंस्पेक्ट। वो चाहे आरबीआई चाहे तो ऑथराइज पर्सनस का इंस्पेक्शन भी चालू करवा सकता है, सेक्शन 12 में ये चीज़ लिखा हुआ है। और इंस्पेक्शन कराते कराते वो किस लिए, फॉर वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ द रिपोर्ट्स इन्फॉर्मेशन या कुछ भी फाइल्ड बाय द कंपनी एपी, या फिर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन या पर्टिकुलर्स विच ऑथराइज पर्सन हैज फेल्ड टू फर्निश, या फिर फॉर सिक्योरिंग कंप्लायंस विद द एक्ट रूल्स या रेगुलेशन। ठीक है, ये हो गया इंस्पेक्शन करवा सकता है। इसके आगे कुछ पेनल्टीज है। अगर ऑथराइज पर्सन कोई भी आरबीआई का डायरेक्शन को कॉन्ट्रावीन करता है या कोई भी रिटर्न फाइल करने से फेल हो जाता है तो उस पर पेनल्टी लगेगा 10,000 रुपया तक का, एंड एडिशनल 2,000 रुपीज़ पर डे। 10,000 अप टू 10,000 रुपीज़ प्लस 2,000 रुपीज़ पर डे, ये है सेक्शन 11। ठीक है, इसके बाद है सेक्शन 13 कि कोई भी पर्सन, वो था सिर्फ ऑथराइज पर्सन, ये है कोई भी पर्सन अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करता है ऑफ दिस एक्ट रूल या रेगुलेशंस का, ऑथराइज पर्सन कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस का इसमें अपना वो सब्जेक्ट टू विच द ऑथराइजेशन वाज इशूड, उसको ऑथराइज किया गया था कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको तोड़ता है। ऊपर था डायरेक्शन ऑफ आरबीआई, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस, या फिर कोई भी बंदा कोई भी और गलती करता है तो फिर भारी पेनल्टी लगेगा। सबसे पहले अगर वो क्वान्टिफाइबल है तो 3 टाइम्स उस अमाउंट का, अगर क्वान्टिफाइबल नहीं है तो 2 लाख रुपया का, और कंटिन्यूइंग है तो 5,000 पर डे। ऊपर 10,000 प्लस 2 था, इसमें 2 लाख प्लस 5,000 है। अगर 2 लाख के बदले 3 टाइम्स भी हो सकता है ऑफ क्वान्टिफाइबल अमाउंट। और चाहे तो जो इसका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रहेगा वो चाहे तो ऑर्डर के द्वारा कन्फिस्केशन भी करवा सकता है, कुछ भी इस अमाउंट सामान का कॉन्फिस्केशन के साथ साथ पेनल्टी भी ठोक सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेनल्टी है, अगर कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एक्वायर करता है मोर देन द एग्रीगेट वैल्यू इन द लिमिट एज पर सेक्शन 37A सिलेबस में नहीं है, उससे ज़्यादा अगर एग्रीगेट अमाउंट करता है तो उस पर पेनल्टी ठोकेंगे, अमाउंट का 3 टाइम्स से ज़्यादा, या फिर कन्फिस्केशन ऑफ इक्विवेलेंट इन इंडिया एंड जेल अप टू 5 years। तीनों में एंड है, 3 टाइम से ज़्यादा अमाउंट ठोकेंगे, जो सामान उसको कॉन्फिस्केट भी करेंगे और जेल में भी भर देंगे। 5 साल का जेल, 5 साल का जेल एंड फाइन, 5 साल का जेल, तीनों में एंड है, मतलब बहुत मेजर है ये भी पेनल्टी। इसके बाद एक और पेनल्टी है कि अगर आप ऊपर वाला पेनल्टी नहीं दे पाए, सेक्शन 13 वाला, मतलब दोनों वाला, वो 2 लाख रुपया 3 टाइम्स वाला भी और ये जेल वाला 3 टाइम्स वाला भी, अगर नहीं दे पाए 90 दिन के अंदर, नहीं दे पाए 90 दिन के अंदर, तब तब आप पे सिविल इम्प्रिजनमेंट होगा। सिविल इम्प्रिजनमेंट होगा या तो 6 महीना का या तो 3 साल का, अप टू 6 months एंड अप टू 3 years। 6 महीना किस केस में, जब 1 करोड़ से कम का हो, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का हो तो 3 साल। 1 करोड़ से कम का हो तो 6 महीना, 1 करोड़ से ज़्यादा का हो तो 3 साल तक का आप पे सिविल इम्प्रिजनमेंट होगा, अगर आप ऊपर वाला दोनों केस में 90 दिन के अंदर तक पैसा नहीं दे पाए तो। इसके बाद पावर टू रिकवर पेनल्टी है, वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का असिस्टेंट डायरेक्टर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का असिस्टेंट डायरेक्टर का पावर रहेगा, सेम पावर्स एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर टू रिकवर द अरियर्स ऑफ पेनल्टी। ठीक है, अच्छा, ये पूरे एक्ट में कंपाउंडिंग अलाउड है। सेक्शन 15 के हिसाब से पावर टू कंपाउंड कॉन्ट्रावेंशन हो सकता है, तो आदमी रिक्वेस्ट कर देगा ईडी को या उसका ऑफिसर को या आरबीआई को कि आप ऐसा कर दो, और फिर उसके बाद वो लोग कंपाउंड कर देगा विद इन 180 days ऑफ सच रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, अगर वो लोग का मन किया तो विद इन 180 days। उसके बाद उस पर कोई नया प्रोसीडिंग नहीं होगा, नया अगर चालू भी नहीं होगा, कोई चालू है तो कंटिन्यू नहीं होगा, नॉर्मल सा बात है। कॉन्ट्रावेंशन कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन का जो नियम है वही सब होगा, 161 दिन वाला बात भी वही है। ठीक है, इसके आगे अपील्स, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपील, उन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन हुआ, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ ईडी, जो इससे पहले पढ़े थे ना कि ईडी का वो आदमी आके पेनल्टी ठोकेगा, तो वही ईडी का आदमी जो है जिसका लेवल है असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर डिप्यूटी डायरेक्टर,
तो उसका ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स में। स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स में ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है बाकी सब एक्ट से। विद इन 45 डेज और एक्सटेंशन एक्स डेज का, 45 प्लस एक्स डेज का एक्सटेंशन है। इसके बाद अगर उनका भी ऑर्डर मेरे को पसंद नहीं आया या फिर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में हम लोग सीधा जो असिस्टेंट ए था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ईडी, उसका में या फिर स्पेशल डायरेक्टर, दोनों का केस में हम लोग सीधा एपलेट ट्राइब्यूनल को भी अपील कर सकते हैं। इसका भी वही है 45 डेज प्लस एक्स डेज। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है कि 180 दिन के दिन उसको सारा चीज़ को डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, दोनों में अभी तक 45 प्लस एक्स डेज है। ए उसके बाद एस डी स्पेशल डायरेक्टर और फिर उसके बाद एपलेट ट्राइब्यूनल। एपलेट ट्राइब्यूनल ऊपर का दोनों आ सकते हैं। ठीक है, एपलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करेंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का जो नियम है वो सब सेम ही है, 60 प्लस 60 और क्वेश्चन ऑफ लॉ। फिर हाई कोर्ट का अपील के बाद का तो नहीं लिखा है इसमें, चलो ठीक है। अच्छा, ऑफिसर मोर देन द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर मे टेक अप इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 13। चलो ठीक है, ये अलग से पॉइंट था। ये सब हो गया छोटा पॉइंट। इसके बाद करते हैं ईसीबी। अगला प्रोविजंस है रिलेटेड टू ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ऑल इन कॉस्ट का। ऑल इन कॉस्ट वो इंटरेस्ट वो कॉस्ट है जिसमें सब कुछ आता है। इंटरेस्ट भी आता है, अदर फीस भी आता है, एक्सपेंसेस भी आता है, चार्जेस, गारंटी, कोई भी और ईसीए चार्जेस, फॉरेन करेंसी या इंडिया करेंसी किसी में पेमेंट किया, सब कुछ आता है इसमें सिवाय दो चीज़ के और एक स्पेशल चीज़ के। दो चीज़ हो गया, कमिटमेंट फीस इसमें नहीं आता है और विथ होल्डिंग टैक्स पेबल इसमें नहीं आता है। मतलब इसमें सारा खर्चा, कॉस्ट, फीस, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट सब आता है, लेकिन कमिटमेंट फीस नहीं आता है और विथ होल्डिंग टैक्स नहीं आता है। और एक और चीज़ जो स्पेशल चीज़ है जो अलग अलग से लिखा हुआ है कि नहीं आता है, वो अगर कोई पीनल इंटरेस्ट हुआ नॉट मोर देन 2%, तो वो भी नहीं आता है ऑल इन कॉस्ट में। पीनल इंटरेस्ट नॉट मोर देन 2% वो भी नहीं आता है ऑल इन कॉस्ट में। तो ठीक है, ऑल इन कॉस्ट पढ़ लिए, अब आगे देखते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स होने के केस में दो जन का ज़रूरत है। एक रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटी होना चाहिए जो कि एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटी को कोई भी कमर्शियल लोन देगा। नॉन रेसिडेंट एंटिटी आउटसाइड इंडिया विल गिव अ कमर्शियल लोन टू एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटी इन इंडिया। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग दो कन्फिग्रेशन में आता है। अगर वो फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है, इंडियन करेंसी में भी हो सकता है। दोनों का अलग अलग कुछ कुछ चीज़ में सेम लॉज है, कुछ कुछ चीज़ में डिफरेंट लॉज है। चलो आगे देखते हैं। अगर कोई करेंसी, किस करेंसी में बोरिंग होगा? अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी है तो कोई भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, अनलाइक ब्राज़ील, फ्रीली कन्वर्टेबल होना चाहिए, उसमें हो सकता है। अगर आइनर में तो आइनर में ही होगा। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ईसीबी, उसका यूसेज क्या क्या होगा? अगर फॉरेन करेंसी में है तो कोई लोन या फिर बैंकिंग लोन के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी फ्लोटिंग या फिक्स रेट या बॉन्ड वॉन्ड कुछ भी डिबेंचर, लेकिन वो फुल्ली एंड कंपलसरी कन्वर्टेबल नहीं होना चाहिए, तब तो इक्विटी बनी है ना फिर वो। इसलिए कोई बस नॉट फुल्ली एंड कंपलसरी कन्वर्टेड डिबेंचर्स, कोई अदर टाइप का डिबेंचर चलेगा। कोई ट्रेड क्रेडिट फॉर मोर देन 3 ईयर्स के लिए भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। या फिर कोई फॉरेन करेंसी बोरोइंग या फिर ऐसा कुछ, या कोई फाइनेंशियल लीज, ये कोई भी केस में हो तो हो सकता है फॉरेन करेंसी का ईसीबी। इंडियन करेंसी का ईसीबी हो सकता है कोई लोन के केस में, या फिर वही सब फ्लोटिंग फिक्स रेट। इसमें प्रेफरेंस शेयर एक्स्ट्रा आ गया। इसमें भी फुल्ली एंड कंपलसरी कन्वर्टेबल नहीं आएगा। ट्रेड क्रेडिट मोर देन 3 ईयर्स भी हो सकता है, फाइनेंशियल लीज भी हो सकता है, इसमें कोई एफसीसीबी का सवाल ही नहीं उठता। चलो ठीक है। और प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में भी आप लोन ले सकते हो। ठीक है, इसमें एफडीआई अलाउड है क्या, क्या कैसे है? एलिजिबल बोरोवर्स, फॉरेन करेंसी के केस में ऑल एंटिटीज आर एलिजिबल टू रिसीव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इंडियन के केस में भी वही सारा एंटिटीज जिसको एफडीआई लेना अलाउड है वो लोग ले सकता है। मतलब कौन है एलिजिबल, ये बात हो रहा है, वो लोग प्लस कोई माइक्रो फाइनेंस या फिर एनपीओ या फिर सोसाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव, एनजीओ रिलेटेड रजिस्टर्ड कंपनीज, रजिस्टर्ड एंटिटीज़ भी। मतलब कोई भी जिसको एफडीआई ले सकता है वो लोग एलिजिबल है दोनों केस में। और इंडियन में केस में एक दो कोई बच्चा लोग ज़्यादा है। लेंडर कौन कौन हो सकता है रिकॉग्नाइज्ड? रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ या फिर कोई भी आईएसको कंप्लाइंट कंट्री,
या फिर कोई भी ऐसा मल्टीलैटरल या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंडिया मेंबर हो, जैसे WHO या वर्ल्ड बैंक, या फिर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल ओनली इफ़ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स ऑफ बोरोवर, या फिर कोई फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है MAMP का। MAMP मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। ये एक जनरली लिखा हुआ है कि 3 साल का होना चाहिए। कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन ECB का नहीं एक्सरसाइज होगा प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ MAMP, मिनिमम एवरेज ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। अच्छा, स्पेशल केसेस में है 4 तरह का स्पेशल केस है, 1 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स। और इसमें कुछ कुछ अमाउंट्स भी है। जनरली लिखा हुआ है कि 3 साल का होना चाहिए। और कुछ स्पेशल स्पेसिफाइड केसेस में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विथ लेस देन इक्वल टू $50 मिलियन उठाया है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 1 साल का होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 1 साल। अगर कोई फॉरेन इक्विटी होल्डर है, तो फिर 5 साल। अगर कोई ECB रेज हुआ है फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन अवेल्ड फॉर कैपेक्स, या फिर कोई NBFC पैसा उठाया है वापस आगे कैपेक्स का पैसा देने के लिए, तो 7 ईयर्स। और ये सेम चीज़ अदर देन कैपेक्स है तो 10 ईयर्स। मतलब रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन जो उठाया गया था फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कैपेक्स, या फिर फॉर लेंडिंग बाई NBFCs फॉर पर्पस अदर देन कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो फिर 10 ईयर्स। और एक और केस है, अगर कोई वर्किंग कैपिटल पर्पस या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के केस में, या फिर कोई NBFC भी इसी चीज़ आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो भी 10 ईयर्स। तो फिर से पूरा एक बार देखते हैं MAMP का क्या सिस्टम है। सबसे पहले 3 जनरल है, 3 ईयर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी $50 मिलियन से कम का मैन्युफैक्चरिंग का लोन लिया है तो फिर 1 ईयर। अगर कोई फॉरेन इक्विटी होल्डर है जो पैसा दिया है तो फिर 5 साल। अगर आप ये चीज़ कैपेक्स का पैसा करने के लिए ले रहे हैं तो फिर 7 साल। कैपेक्स है तो 7 साल, अदर देन कैपेक्स है तो 10 साल। क्योंकि भारी अमाउंट है ना, तो फिर 7 साल करना ही पड़ेगा, ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। और छोटा अमाउंट है तो ठीक है 10 साल कर लो। और फिर अगर कोई वर्किंग कैपिटल या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है, या फिर लेंडिंग बाय NBFC फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, तो फिर 10 साल। ये सब हो गया MAMP। अच्छा ठीक है, जो ऑल इन कॉस्ट था, वो ऑल इन कॉस्ट का भी एक सीलिंग है कि ऑल इन कॉस्ट का क्या रेट होना चाहिए। ये इस पर थोड़ा सा अमेंडमेंट भी है। पहले था बेंचमार्क प्लस 4.5%, बेंचमार्क प्लस 4.5%। इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है। मैं बस इतना शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ कि जो पुराना था वो 4.5 है, जो नया है उसमें लिबोर का बात कर दिया और एक ARR का बात कर दिया है। और उसमें चेंज होके दोनों में 50% बढ़ा दिया है। तो बेंचमार्क प्लस 5 और बेंचमार्क प्लस 3 भी लिखा हुआ है। तो बहुत उसमें ज़्यादा घुसने नहीं है, वो ये समझ लेते हैं बेंचमार्क प्लस 4.5 है। जो कुछ अमेंडमेंट है वो अलग से एक बार देखना होगा। चलो ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ऑल इन कॉस्ट का बेंचमार्क प्लस 4.5% है। आगे एक बार बढ़ते हैं कि कोई भी अदर कॉस्ट पीनल इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है कोई भी और कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर वो 2% से ज़्यादा का नहीं है ओवर एंड अबव द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब फिर उसको भी ऑल इन कॉस्ट में नहीं गिनेंगे। ये पहले मैंने पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक नेगेटिव लिस्ट है कि आप इन सारा एंड यूजेज ऑफ ECB के लिए आप पैसा नहीं उठा सकते हैं। आप रियल एस्टेट एक्टिविटी करने के लिए नहीं उठा सकते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है रियल एस्टेट का डेफिनेशन। ठीक है, आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं उठा सकते हैं ऑफ कोर्स, आप इन दोनों के लिए नहीं उठा सकते। और ये जो ऊपर बाकी सारा जो पॉइंट लिखा, जो 5 साल 10 साल, उसके अलावा कोई और पॉइंट के लिए नहीं कर सकते। वर्किंग कैपिटल, GCP या फिर रुपी लोन या ऑन लेंडिंग, ये सब जो जो लिखा हुआ है अपना फॉर जितना पीरियड के लिए वो सब के लिए कर सकते, उसके अलावा नहीं कर सकते। दो ही चीज़ एक्स्ट्रा, 3 ही एक्स्ट्रा पॉइंट हुआ है इसमें। एक पॉइंट में मिस कर दिया था, कैपिटल मार्केट्स। हाँ, तो 3 ही पॉइंट हुआ, रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या इक्विटी के लिए, इन सब के लिए एंड यूजर्स के लिए अलाउड नहीं है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज रेट
क्या होगा कि अगर हम लोग फॉरेन करेंसी को इंडिया में या फिर इंडिया को फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं तो किस दिन का रेट होगा। अगर फॉरेन करेंसी का इंडिया में कर रहे, रुपीज़ में कर रहे हैं तो डेट ऑफ अग्रीमेंट होगा, उस दिन का दिया जाएगा और उससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर इंडिया का, सॉरी, फॉरेन करेंसी को इंडियन में कर रहे हैं, पहला था फॉर कन्वर्जन टू फॉरेन करेंसी, तब होगा डेट ऑफ अग्रीमेंट। और एक कन्वर्जन टू इंडियन रुपीज़, तो उसका होगा डेट ऑफ सेटलमेंट। कन्वर्जन टू इंडियन रुपीज़ का होगा डेट ऑफ सेटलमेंट। अच्छा, हेजिंग का प्रोविजंस, इसमें हम लोग का हेजिंग करना का नियम है ना, और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एग्री करना भी अलाउड था। तो फिर क्या क्या हो नियम है हेजिंग के लिए। अगर ईसीबी जो बोरोवर है उसको क्या क्या हेजिंग का गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सपोजर। सबसे पहले देखते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अप्रूव करेगा जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, उतना में ही होगा। इसके अलावा उसको 70% ऑफ ईसीबी एक्सपोजर हेज करना पड़ेगा, जहाँ पे एमएएमपी 5 साल से कम है, उसका 70% करना पड़ेगा हेज। अगर, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, जो डेजिग्नेटेड AD1 बैंक होगा उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि 70% रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, और उसको फॉर्म ECB 2 में बताना पड़ेगा RBI को। ये जो बात हो रहा है ये पूरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के बात हो रहा है। जो मिनिमम टेन्योर ऑफ हेजिंग होना चाहिए वो 1 ईयर होगा विथ पीरियोडिक रोल ओवर, मतलब आगे फिर बढ़ा देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ये सब भी बात हो रहा है जब ECB इंडिया का हो रहा है, ठीक है ना, इंडिया में है। अच्छा, नेचुरल हेजिंग भी अलाउड है कि स्पेशल हेजिंग नहीं करके अगर आपका थोड़ा पैसा बाहर से आने का है इतना टाइम बाद और नेचुरली हेज हो जा रहा है तो फिर अलाउड है। बस इतना देख लेना कि वो सब जो भी सेटलमेंट हो रहा है, ऑफसेट हो रहा है, वो सेम अकाउंटिंग ईयर में ऑफसेट हो जा रहा है, ठीक है। चेंज ऑफ करेंसी ऑफ बोरोइंग, जो बोरो किए हुए करेंसी है वो अगर कोई और करेंसी में है तो उसको फ्रीली हम लोग कोई भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंडियन करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडियन करेंसी में बाहर का बोरोइंग है तो फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करने नहीं देंगे। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। अगर ओवरसीज इन्वेस्टर आर एलिजिबल टू हेज देयर एक्सपोजर, कोई ओवरसीज इन्वेस्टर ECB लिया है तो दे आर परमिटेड टू एलिजिबल टू हेज देयर एक्सपोजर इन रुपी थ्रू परमिटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स विथ AD1 बैंक्स, ठीक है। वो लोग कोई भी बैंक का ब्रांचेस, डोमेस्टिक मार्केट का सब्सिडियरी ऑफ इंडियन कंपनी या कोई भी बैंक को लेते हुए कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट को लेके हेज कर सकते हैं। अच्छा, लेवरेज एंड लिमिट, सारा एलिजिबल बोरोवर कैन, कितना तक का आप ECB उठा सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 750 मिलियन, $750 मिलियन, और इक्विवेलेंट ऑटोमेटिक रूट है तो। अच्छा, ऑटोमेटिक रूट है तो इतना कर सकते हैं। और अगर ये फॉरेन करेंसी में है, कोई डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर से है तो फिर हम लोग को एक लाइबिलिटी इक्विटी रेशियो देखना पड़ेगा जो कि 7:1 से नहीं होना चाहिए। अगर आपका इक्विटी 1% है तो 60% तक का आप उसका मैक्सिमम 7 टाइम्स तक का आप उससे ले सकते हैं। ये रेशियो नहीं देखेंगे अगर 5 मिलियन से कम का है, $5 मिलियन से कम का है तो, छोटा इतना अमाउंट है तो फिर इतना आपको नियम कानून नहीं देखना। अगर जैसे $5 मिलियन से ज़्यादा का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हो गया तो आपको 7:1 का रेशियो देखना पड़ेगा, अगर कोई डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर से है तो। इसके बाद आगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो एक बार उठा ले उसको हम लोग टेम्प्रेरी एक बार के लिए कहीं पर पार्क कर सकते हैं। अगर वो फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर के लिए ही लिया गया है तो फिर हम लोग उसको इंडिया के बाहर भी पार्क कर सकते हैं, कोई ऐसा डिपॉजिट में जिसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा हो। अच्छा का मतलब अगर स्टैंडर्ड एंड पुअर का है या फिर फिच इप्का का है तो AA-, अगर मूडीज़ का है तो AA3। अगर कोई ट्रेजरी बिल 1 साल का मेचोरिटी पे कर सकते हैं या फिर कोई डिपॉजिट विद इंडियन बैंक है तो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ECB जो उठाए हैं वो एक्सपेंडिचर इंडिया के लिए ही है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही खर्चा करने के लिए उठाए हैं, तब उसको इंडिया के अंदर ही पार्क करना पड़ेगा। और उस कैसा पार्क कर सकते हैं, अनइंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट मैक्सिमम 12 महीना तक के लिए ही कोई AD1 बैंक में पार्क कर सकते हैं।
अच्छा, ये जो हम लोग बात की थी ना 750 मिलियन जो है वो ऑटोमेटिक रूट का बात था। इसका मतलब दो टाइप का रूट है, एक ऑटोमेटिक रूट है, एक अप्रूवल रूट है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एंटिटी जिसको ईसीबी उठाना है वो अप्रोच कर सकता है AD1 बैंक को अपने प्रपोजल के साथ, फॉर्म ईसीबी, कोई नंबर नहीं है, सिर्फ ईसीबी, तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिक रूट। अगर एक अप्रूवल रूट है, कोई भी बोरोवर आरबीआई को अप्रूवल के लिए अप्रोच करेगा, आरबीआई एग्जामिन करेगा, आरबीआई सारा गाइडलाइंस देखेगा, सारा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देखेगा, ग्लोबल सिचुएशन देखेगा, सारा मेरिट्स डीमेरिट्स और स्पेसिफाइड प्रपोजल देखेगा, और फिर वो चाहे अगर कोई लिमिट से ज़्यादा हो रहा है पैसा, कोई सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट, तो वो कोई एम्पावर्ड कमिटी बैठा के उससे भी पूछताछ कर सकता है, और फिर फाइनल डिसीजन आरबीआई का ये होगा कि उसको अप्रूवल रूट के थ्रू अप्रूवल देना है कि नहीं देना है। अच्छा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ये जो भी ईसीबी ड्रॉ हो रहा है उसका एक तो लोन रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा, आरबीआई से लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग ले सकते हैं, और उसका पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन भी जमा किया जाएगा सरकार को। सबमिट ड्यूली सर्टिफाइड, वो कैसे कैसे लेना है उसका प्रोसीजर है, वो नहीं पढ़ते, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी चेंजेस हो रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस में, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का, तो उसको 7 डेज़ के अंदर चेंजेस का उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? आरबीआई को, थ्रू रिवाइज्ड फॉर्म ईसीबी। ऑटोमेटिक रूट में फॉर्म था ईसीबी, उसी का रिवाइज्ड ईसीबी फॉर्म के थ्रू चेंजेस बताना पड़ेगा। अच्छा, मंथली रिपोर्टिंग करना पड़ेगा एक्चुअल ट्रांजैक्शंस का, बोरोवर को एक्चुअल जो भी ईसीबी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसको ECB2 रिटर्न में मंथली बताना पड़ेगा 7 डेज़ के अंदर में कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं मंथली। ठीक है, इसके बाद खत्म ये टॉपिक। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है एक अनट्रेसेबल एंटिटी का। कोई कोई भी एंटिटी अनट्रेसेबल एंटिटी बन जाएगा अगर वो ईसीबी बोरोवर अनट्रेसेबल एंटिटी बन जाएगा अगर 4 चीज़ होता है तो। अगर वो दो अगर वो 2 क्वार्टर तक अनरीचेबल या अनरिस्पॉन्सिव है तो, अनरीचेबल या अनरिस्पॉन्सिव है 2 क्वार्टर तक, या फिर उसके साथ 6 बार रिटर्न कम्युनिकेशन भेजा जा चुका है जिसका कोई जवाब नहीं आया, 2 क्वार्टर, 6 डॉक्यूमेंट, या फिर वो नॉन ऑपरेटिव है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस में, या फिर वो 2 साल तक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट नहीं जमा किया है, 2 क्वार्टर तक अनरीचेबल है, 6 बार उसको लेटर भेजा जा चुका है, ऑपरेटिव नहीं है अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पर, और एंड वो 2 साल तक अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट फाइल नहीं किया है, तो फिर उसको हम लोग अनट्रेसेबल एंटिटी घोषित कर देंगे। अनट्रेसेबल एंटिटी घोषित करने के बाद उसके साथ क्या क्या होगा, उसको एक फॉर्म ईसीबी जो है रिवाइज होगा, और अगर फॉर्म ECB2 कोई लास्ट फाइल किया गया तो उसमें भी सर्टिफिकेशन दे के उसको यूवी घोषित कर देंगे, ऊपर ऊपर में बड़ा बड़ा यूवी लिख देंगे, और जो भी उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो ECB चाहे तो राइट ऑफ कर देगा अपना एक्सटर्नल डेट से, लेकिन एक्सटर्नल डेट ऑफ द कंट्री से, लेकिन जो लेंडर है वो चाहे तो रख सकता है उसका जो उधारी अभी भी अपना बुक्स में, उसका कोई उस आदमी का कोई नया ECB एप्लीकेशन ज़िंदगी में कभी भी फिर हम लोग सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को बता दिया जाएगा कि वो यूवी है, वो उसके छानबीन करेगा। कोई भी इनवर्ड रेमिटेंस उसका फ्यूचर में आना हो तो उसको परमिट नहीं करेंगे, उसको रोक दिया जाएगा, उसका कोई भी फ्यूचर इनकमिंग फंड्स ऑफ रेमिटेंस। ठीक है, ये हो गया ख़त्म फॉर अनट्रेसेबल एंटिटी का नियम सब। इसके बाद कोई भी ECB को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ ECB इनटू इक्विटी इंक्लूडिंग मेच्योर्ड बट अनपेड ECB इज परमिटेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। जो एक्टिविटी है बोरोइंग कंपनी का वो ऑटोमेटिक रूट के अंदर FDI के अंदर अलाउड होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाना चाहिए उस पर्टिकुलर FDI के लिए। जो कन्वर्जन है वो लेंडर का कंसेंट के साथ होना चाहिए, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होना चाहिए, और अगर उसका कोई भी सेक्टोरियल कैप नहीं ब्रीच होना चाहिए। एप्लीकेबल प्राइसिंग गाइडलाइंस फॉर शेयर जो रहेगा, शेयर्स जिसमें कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर्स में, वो कंप्लाई होना चाहिए। इसके बाद ये लोगों को फॉर्म भी भरते रहना पड़ेगा। एक बार फॉर्म FCGPR भरना है जब कन्वर्ट हो रहा है, और मंथली ECB2 रिटर्न भरना है। फुल्ली कर दिया तो एक बार भर दो, काम ख़त्म। अगर वो
फेजेस में कर रहा है तो एक बार एफ सी जी पी आर भर दो, ECB 2 जब 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 हुआ तब तब तो फाइल करना पड़ेगा। पार्शियल कर रहा है तो एफ सी जी पी आर कर दो और मंथली वाला कर दो, जब भी फिर होते रहेगा। एक्सचेंज रेट क्या होगा कन्वर्ट करने के केस में? डेट ऑफ अग्रीमेंट फॉर सच कन्वर्जन या फिर एनी लेसर रेट एज पर म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन दी ECB लेंडर, वो होगा इसका रेट। ये हो गया ख़त्म फॉर कन्वर्जन वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी फॉर रेजिंग ECB। AD1 को अलाउड है कोई चार्ज क्रिएट करना, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ या गारंटीज़ या कोई भी ऐसा उस पर चार्ज क्रिएट करना सिक्योरिटी बनाने के लिए, ECB रेस करने के लिए। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट है जो उतना काम का नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं। स्पेशल डिस्पेंशंस अंडर ECB फ्रेमवर्क। दो पर्टिकुलर केसेस में कुछ स्पेशल रूल्स हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के केस में स्पेशल रूल्स हैं और स्टार्टअप्स के केस में स्पेशल रूल्स हैं। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है इसके केस में ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी के केस में ECB का ओवरऑल सीलिंग लिमिट है $10 बिलियन। वहाँ पे था 750 मिलियन, इसमें हो गया 10 बिलियन। और ये कोई परानम नहीं है, ये ओवरऑल है, ज़िंदगी में कभी भी एक बार में टोटल में। ये जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी होगा, ये कोई भी वर्किंग कैपिटल के लिए ECB उठा सकता है फॉर अ मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 years अंडर द ऑटोमेटिक रूट विदाउट मैंडेटरी हेजिंग। हेजिंग भी जरूरी नहीं है इसको, और कोई इंडिविजुअल लिमिट रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। टोटल मैक्सिमम ओवरऑल सीलिंग $10 बिलियन का है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी शुड हैव अ बोर्ड अप्रूव्ड फॉरेक्स मार्क टू मार्केट प्रोसीजर एंड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, ये था ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए। नेक्स्ट है स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स के लिए भी अलाउड है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू पैसा उठाना। एंटिटी को शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर स्टार्टअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द डेट ऑफ रेजिंग ECB। इसका भी मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 साल का होगा। इसका लिए भी अमाउंट द बोरोइंग पर स्टार्टअप विल बी लिमिटेड टू $3 मिलियन। इसमें बहुत कम कर दिया, $3 मिलियन कर दिया पर फिनेंशियल ईयर इन एनी करेंसी, इन एनी करेंसी। इसका एंड यूज़ होना चाहिए बिजनेस एक्सपेंडिचर। इसका ऑल इन कॉस्ट का भी कोई ऐसा नियम नहीं है, म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन बॉरोवर और लेंडर। कुछ और छोटे छोटे नियम है कि क्या क्या फॉर्म होगा, कि लोन्स नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनल कन्वर्टेबल, पार्शली और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में हो सकता है। रिकॉग्नाइज लेंडर कौन होगा? कोई भी रेसिडेंट ऑफ FATP, इसमें आई उसको काटा हुआ है। हाउएवर फॉरेन branch a subsidiary of Indian banks and overseas entity in which Indian entity has made ODI will not be recognized lender। अगर कोई ODI है इंडियन एंटिटी का कोई बैंक में, तो वो नहीं माना जाएगा रिकॉग्नाइज्ड लेंडर इसमें। ठीक है, कन्वर्जन इनटू इक्विटी चाहे तो फ्रीली परमिटेड अंडर कन्वर्जन इनटू इक्विटी रेगुलेशंस मानेगा तो। सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी चाहे तो सिक्योरिटी दे सकता है। हेजिंग, हेजिंग के लिए ये लोग एलिजिबल है, वो लोग के लिए एलिजिबल नहीं थे, ये लोग एलिजिबल है थ्रू परमिटेड डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। लेंडर का बात हो रहा है, लेंडर एलिजिबल है फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब परमिटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, इसमें 7:1 रेशियो वाला भी नियम नहीं लगेगा अगर कोई, क्योंकि ऑफकोर्स इक्विटी का बात हो रहा था, फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टर अगर कोई है, लेकिन 7:1 वाला बात इसमें नहीं लगेगा, ये भी एक इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, ये हो गया टॉपिक खत्म इसका। नेक्स्ट ECB का टॉपिक है बोरोइंग बाय एंटिटीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई भी किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और notwithstanding the pending investigations etc, all entities against which investigation adjudication appeal is by the law is enforcing agencies for the violation of FMI is pending may raise ECB। अगर वो लोग अदरवाइज एलिजिबल है तो बोरोइंग एंटिटी शैल इन्फॉर्म अबाउट पेंडेंसी ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन एडजुडिकेशन या अपील टू दी ED बैंक 1 एंड RBI। अकॉर्डिंगली बैंक RBI देखेगा उसको अप्रूव करना है कि नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक है ECB एंटिटीज अंडर रीस्ट्रक्चरिंग। CIRP पीरियड में है, परमिटेड है, अगर उसका रेजोल्यूशन प्लान परमिटेड है तो भी वो लोग के अंदर परमिटेड है, वो लोग ECB उठा सकता है। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए जो भी बोरोवर का नाम होगा वो RBI का वेबसाइट में मंथली अपडेट होगा विथ 1 month लैग, 1 month लैग, सारा डिटेल्स के साथ, अमाउंट, पर्पस, मैच्योरिटी और अप्रूवल रेट, ऑटो रूट, अप्रूवल रूट, ये सब के साथ अपडेट हो जाएगा RBI की वेबसाइट पे विद 1 month लैग। इसको डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं।
ठीक है, खत्म, ईसीबी का टॉपिक खत्म। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसका अलग रेगुलेशन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफ़र या इशू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी रेगुलेशन 2004। इसमें कोई भी इंडियन पार्टी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा इन एनी जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी इन अ होस्ट कंट्री, मतलब बाहर का कंट्री। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन करेगा कैपिटल में, या उसका एमओए सब्सक्राइब करेगा, या उसका एग्जिस्टिंग शेयर्स परचेज करेगा, बट डज नॉट इंक्लूड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये उसको एक फिनेंशियल कमिटमेंट देना पड़ेगा, मींस द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिनेंशियल कमिटमेंट एक टर्म है जिसका कैलकुलेशन होगा, जिस पे कोई लिमिट्स है। फिनेंशियल कमिटमेंट कैलकुलेट करने के लिए इक्विटी शेयर्स है तो 100% गिनेंगे उसका अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स है तो 100% गिनेंगे, लोन है तो 100% गिनेंगे, गारंटी दी है तो 100% गिनेंगे, बैंक गारंटी दिया है तो 100% गिनेंगे, अगर परफॉर्मेंस गारंटी दिया है तो 50% गिनेंगे, लेकिन अगर पैसा देना पड़ गया तो 100% गिनेंगे। ठीक है, इंडियन पार्टी का मतलब कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म या एलएलपी, इंडिविजुअल नहीं, इसमें इंडिविजुअल नहीं गिनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, हाँ, वो जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं टोटल फिनेंशियल कमिटमेंट, इसको कैसे यूज़ करेंगे। अगर ऑटोमेटिक रूट है तब विदाउट तब विद इन लिमिट्स इसको इन्वेस्टमेंट करने का हक है फिनेंशियल कमिटमेंट्स के साथ इन ओवरसीज जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। लेकिन प्रायर अप्रूवल आरबीआई इज नॉट रिक्वायर्ड अगर टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट इज अप टू $1 billion इन अ फाइनेंशियल ईयर एंड 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 4% ऑफ नेटवर्थ मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, 4% ऑफ नेटवर्थ ऑफ द इंडियन पार्टी एज पर द लेटेस्ट बैलेंस शीट, $1 billion या 400% ऑफ नेटवर्थ। अच्छा, ये जो इसका कैलकुलेशन देख ही लिए, सब में 100 होगा, इक्विटी प्रेफरेंस लोन गारंटी बैंक गारंटी, लेकिन परफॉर्मेंस गारंटी में 50% होगा। ठीक है, अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर ओडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इज एज अंडर, कि क्या क्या नियम है, वो सब वही छोटा छोटा बैलेंसेस, फंड्स रेज थ्रू एडीआर ओडीआर, वो सब फालतू बात है सब। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर जो इंडियन पार्टी है वो आरबीआई का एक्सपोर्टर्स कॉशन लिस्ट में है, या लिस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर्स में है, या उस पर कोई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का या कोई और एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तब उसको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओडीआई करने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये लोग चाहे तो एसपीवी बना के भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट में, कोई भी इंडियन पार्टी जिस पे ये सब वही पंगा वंगा नहीं चल रहा है, वो लोग ही ऑफकोर्स। अच्छा, ये हो गया ऑटोमेटिक रूट का बात। एक हो जाता है अप्रूवल रूट का बात। अप्रूवल रूट के थ्रू भी आया जा सकता है, AD1 के थ्रू। आरबीआई देखेगा, क्या क्या देखेगा, दी प्राइमा फेसी वाइबिलिटी ऑफ द जॉइंट वेंचर आउटसाइड इंडिया, contribution to external trade and other benefits, फाइनेंशियल पोजीशन, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडियन पार्टी, ये सब देख के आरबीआई अप्रूवल दे देगा। ये सब बात हो गया था इंडियन पार्टी का। इंडियन पार्टी मतलब कोई भी फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी कंपनी, ये सब। लेकिन अगर इंडिविजुअल है तो अलग से आ गया, अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल मे मेक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स and CCPS compulsory convertible preference shares of joint venture या wholly owned subsidiary outside India within the overall limit prescribed by the RBI under the liberalized remittance scheme। 2.5 लाख वाला बात फिर आ गया इंडिविजुअल के केस में, अगर उसको ओडीआई करना है तो। अच्छा, एक और टॉपिक है रेस्ट्रिक्शंस ऑन ओडीआई बाय द इंडियन पार्टी इन फॉरेन एक्सचेंज। उसमें आरबीआई का अप्रूवल लगता है, रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल आरबीआई। अगर उसमें था ना कि इंडियन, बाहर का कोई आदमी इंडिया में इन सब बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो वैसे ही इंडिया भी बाहर का वो सब बिजनेस में नहीं कर सकता है, जो कि है रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं कर सकता है, मतलब बाइंग सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट से ट्रेडिंग इन टीडीआर, बट डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रेमाइसेस, रोड्स, ब्रिजेस। और इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा डाल दिया, बैंकिंग बिजनेस में भी रेस्ट्रिक्शन है। ये हम लोग पहले कहाँ पढ़े थे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का प्रोहिबिटेड लिस्ट जो था रेगुलेशन 4, उसमें ये सब बहुत सारा बिजनेस था। कार्टून एफ,
उसमें इट था रियल एस्टेट। हाँ, तो वैसे ही इसमें भी रियल एस्टेट बस लिख दिया है, उसका अंदर का जो एक्सेप्शन है वो सेम है, और एक बैंकिंग कंपनी घुसा दिया है। रियल एस्टेट एक और जगह मना था, वो कहाँ मना था, वो नेगेटिव लिस्ट में था फॉर ईसीबी, और उसके अलावा और भी कुछ कुछ था उसमें, कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी, ये सब था। चलो ठीक है, तो रिवाइज हो रहा है, रिवाइजन का रिविजन किया। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट फॉर द टॉपिक, जनरल परमिशन ग्रांटेड टू द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर परचेज या एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज आउट ऑफ फंड्स इन आरएफसी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बोनस शेयर्स का कोई पैसा वैसा दे रहा है फॉर एग्जिस्टिंग होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी शेयर्स तो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर वो परमानेंटली पीआरआई नहीं है तब आउट ऑफ फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज आउटसाइड इंडिया से भी वो परचेज कर सकता है फॉरेन सिक्योरिटीज़। बस ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर।